1971 युद्ध के 50 वर्ष की तीसरी कड़ी में विक्रांत को तबाह करने आई पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी के डूबने की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल। 8 नवंबर 1971 पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के कप्तान जफर मोहम्मद खान ने ड्राई रोड स्थित गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलना शुरू किया ही था कि उनके पास संदेश पहुंचा कि वो तुरंत लियाकत बैरक स्थित नौसेना मुख्यालय पहुंचे। वहां नेवल वेलफेयर और ऑपरेशंस प्लान्स के निदेशक कैप्टन भोंबल ने उन्हें सूचित किया कि नौसेना प्रमुख ने उन्हें भारतीय नौसेना के विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी दी है। जफर से कहा गया कि वो गाजी पर तैनात सभी नौसैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दें और अगले 10 दिनों के अंदर उनको दिए गए काम को पूरा करने के लिए कूच करें। युद्ध के 20 साल बाद प्रकाशित हुई किताब द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान नेवी में बताया गया कि पाकिस्तानी नौसेना ने 14 से 24 नवंबर के बीच अपनी सभी पनडुब्बियों को अपने पहले से तय गश्ती इलाकों की तरफ बढ़ जाने का आदेश दे दिया था। गाजी को सबसे दूर बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए कहा गया, जहां उसको भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत को ढूंढने और बर्बाद करने की जिम्मेदारी दी गई। इस फैसले की रणनीतिक समझदारी पर कभी सवाल नहीं उठाए गए। पाकिस्तान के पास गाजी ही अकेली ऐसी पनडुब्बी थी जिसमें इतनी दूर जाकर दुश्मन के नियंत्रण वाले जल क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता थी। अगर गाजी विक्रांत को डुबोने या नुकसान पहुंचाने में सफल हो गई होती तो उसका भारत की नौसैनिक योजनाओं को बहुत नुकसान पहुंचता। संभावित सफलता की संभावना का लालच इतना बड़ा था कि कई आशंकाओं के बावजूद इस मिशन को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी गई थी। विक्रांत के बॉयलर में क्रैक की वजह से विक्रांत अधिक से अधिक 12 नॉट्स की गति से ही चल सकता था। किसी भी विमान वाहक पोत के लिए विमान को हवा में उड़ाने की क्षमता हासिल करने के लिए 20 से 25 नॉट्स की गति जरूरी होती है। विक्रांत का पुराना नाम एचएमएस हरकुलिस था, जिसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। इसको 1943 में बनाया गया था, लेकिन वो दूसरे विश्व युद्ध में भाग नहीं ले पाया था। विक्रांत उस समय पश्चिमी बेड़े में तैनात था, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए नौसेना मुख्यालय ने तय किया कि उसे पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनाने में ही भलाई है। इयान कार्डोजो अपनी किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडो पाक वॉर में लिखते हैं, नवंबर 1971 में बंबई के एक होटल में रह रहे पाकिस्तानी जासूसों ने अपने हैंडलर्स को खबर दी कि विक्रांत बंबई में ही खड़ा है। लेकिन 13 नवंबर को उन्हें विक्रांत कहीं नहीं दिखाई दिया। विक्रांत अचानक गायब हो गया। इस बीच पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखने वाले एक पश्चिमी देश के सहायक नेवल अटैचे ने पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के एडीसी से ये पूछने की कोशिश की कि विक्रांत इस समय कहाँ है। भारतीय नेवल इंटेलिजेंस को तुरंत इसकी सूचना दे दी गई। बाद में पाकिस्तानी जासूसों को हवा लग गई कि विक्रांत चेन्नई पहुंच चुका है। क्या ये एक महज संयोग था कि उन्हीं दिनों पाकिस्तान का समर्थन करने वाले उसी पश्चिमी देश का एक जहाज चेन्नई गया और वहां उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसने चेन्नई बंदरगाह के आसपास कई परीक्षण उड़ानें भरी। क्या उन उड़ानों का उद्देश्य इस बात की पुष्टि करना था कि विक्रांत चेन्नई में है या नहीं? 8 नवंबर 1971 को खुफिया तरीके से वायरलेस संदेश सुनने वाले मेजर दत्त अपने रकाल RA-150 रेडियो रिसीवर के नॉब्स घुमाकर
कराची और ढाका के बीच जाने वाले संदेशों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। धर्म को एनडीए के जमाने से ही उनके साथी 3D के नाम से पुकारते थे, क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्डों में उनका नाम धर्मदेव दत्त दर्ज था। उनका टेप रिकॉर्डर IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर से लिंक था। अचानक 10 नवंबर को वो पाकिस्तानी नौसेना का कोड तोड़ने में सफल हो गए और सारी पहेली एक क्षण में हल हो गई। गाजी पनडुब्बी 14 नवंबर 1971 को कराची से अपने मिशन के लिए निकली। गाजी पहले श्रीलंका गई, जहां त्रिनकोमाली में 18 नवंबर को उसने ईंधन भरवाया। पाकिस्तान भी भारतीय संदेशों को मॉनिटर कर रहा था। अक्सर बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखों की रोशनी कम होने लगती है और मोबाइल फोन स्क्रीन धुंधली नजर आती है, लेकिन अब इन परेशानियों से आपको मिलेगा छुटकारा, क्योंकि नापतोल पर आज हम आपके लिए लेकर आए। उसने कमांडर जफर खां को सूचित किया कि विक्रांत अब विशाखापत्तनम पहुंच चुका है। जब 3D को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। इयान कार्डोजो लिखते हैं, उन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तानी नौसेना ने अपने संदेशों के जरिए अपने इरादे जग जाहिर कर बेवकूफी की है, तो भारतीय नौसेना भी उनके पीछे नहीं रही है। उन्होंने सेना सिग्नल इंटेलिजेंस को अपने विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि विक्रांत की लोकेशन पाकिस्तानियों को पता चल चुकी है। इससे बचने के लिए भारत को एहतियाती कदम उठाने होंगे। गाजी ने 23 नवंबर 1971 को त्रिनकोमाली से विशाखापत्तनम की तरफ बढ़ना शुरू किया। 25 नवंबर को उसने चेन्नई को पार किया और 1 दिसंबर की रात 11:45 पर विशाखापत्तनम बंदरगाह के नेविगेशनल चैनल में दाखिल हो गए। मेजर जनरल फजल मुकीम खां अपनी किताब पाकिस्तान क्राइसिस इन लीडरशिप में लिखते हैं, उनके साथ दिक्कत ये थी कि नेविगेशनल चैनल की गहराई कम होने की वजह से गाजी बंदरगाह से 2.1 नॉटिकल माइल तक ही जा सकती थी, इससे आगे नहीं। कमांडर जफर ने तय किया कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे और विक्रांत के बाहर आने का इंतजार करेंगे। इस बीच गाजी के मेडिकल ऑफिसर ने चिंता प्रकट की कि गाजी से निकल रही फ्यूम से न सिर्फ गाजी पर सवार नौसैनिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता बढ़ा दी है, बल्कि पनडुब्बी की सुरक्षा के लिए भी खतरा बढ़ गया है। उसने सलाह दी कि गाजी रात में सतह पर आकर ताज़ी हवा ले और इसी दौरान बैटरियों को भी बदल दिया जाए। कमांडर खां को भी अंदाजा हो गया कि अगर पनडुब्बी का हाइड्रोजन स्तर पहले से तय सुरक्षा मानकों से ऊपर हो गया तो गाजी के खुद को नष्ट कर देने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन जफर ये भी जानते थे कि अगर गाजी को सूरज की रोशनी में मरम्मत के लिए ऊपर लाया गया तो उन्हें तुरंत देख लिया जाएगा। गाजी एक बड़ी पनडुब्बी थी और दूर से ही देखी जा सकती थी। शाम 5 बजे पनडुब्बी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर दोनों ने कैप्टन जफर को सूचित किया कि पनडुब्बी के अंदर की वायु बुरी तरह से प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से एक नाविक बेहोश भी हो गया है। उन्होंने सलाह दी कि रात तक इंतजार करने का समय नहीं है, गाजी को उसी समय ऊपर सतह पर चले जाना चाहिए। कैप्टन जफर ने आदेश दिया कि गाजी को पेरिस्कोप के स्तर तक ले जाकर पहले बाहर का जायजा लिया जाए। गाजी के धीरे धीरे समुद्र की सतह से 27 फीट नीचे तक ले जाया गया। जब गाजी समुद्र सतह से 9 मीटर नीचे आई तो पेरिस्कोप से बाहर के दृश्य का जायजा ले रहे कैप्टन जफर सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा भारतीय पोत उन्हीं की दिशा में बढ़ता चला आ रहा है। जफर ने बिना समय गवाए गाजी को नीचे डाइव करने का आदेश दिया। जफर के आदेश के 90 सेकंडों के अंदर गाजी फिर से समुद्र के तल पर चली गई। 1 मिनट के अंदर भारतीय पोत गाजी के ऊपर से गुजर गया। तय हुआ कि गाजी 3 और 4 दिसंबर की रात को 12 बजे ऊपर जाएगी
और 4 घंटे मरम्मत का काम करने के बाद सुबह 4 बजे फिर नीचे आ जाएगी। जफर को इस बात की खबर नहीं थी कि 3 दिसंबर की शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। 3 और 4 दिसंबर की आधी रात के आसपास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित कर पाकिस्तान के हमले की सूचना दी। अभी प्रधानमंत्री का भाषण चल ही रहा था कि विशाखापत्तनम बंदरगाह से थोड़ी दूर एक जबरदस्त धमाका हुआ। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। मुझे संदेह नहीं है कि सारी भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद। धमाका इतना तेज था कि बंदरगाह के सामने बने घरों के शीशे टूट गए। दूर से लोगों ने देखा कि समुद्र का पानी बहुत ऊंचाई तक उछलकर नीचे गिरा। कुछ लोग समझे कि भूकंप आ गया है और कुछ लोगों ने तो यहां तक समझ लिया कि पाकिस्तानी वायुसेना उन पर बमबारी कर रही है। विस्फोट का समय 12:15 बताया गया। बाद में गाजी से मिली घड़ी से पता चला कि उसने इसी समय पर काम करना बंद कर दिया था। 3 crore. Yes, 3 crore is the average salary of a prompt engineer working in the US. So, who is a prompt engineer? A prompt engineer is a person who is पर काम करना बंद कर दिया था। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह था कि विक्रांत विशाखापत्तनम में था ही नहीं। ये पता चलते ही कि पाकिस्तान की पनडुब्बी विक्रांत की तलाश में है, उसे अंडमान द्वीप भेज दिया गया था। उसकी जगह पर एक पुराने विध्वंसक INS राजपूत को लगाकर पाकिस्तानियों को यह आभास दिया गया कि विक्रांत विशाखापत्तनम में खड़ा है। 1971 में पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल N कृष्णन ने अपनी आत्मकथा अ सेलर्स स्टोरी में लिखा है, राजपूत को विशाखापत्तनम से 160 किलोमीटर दूर ले जाया गया। उससे कहा गया कि वो विक्रांत के कॉल साइन का इस्तेमाल करे और उसी रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर खूब सारी रसद की मांग करे जो कि विक्रांत जैसे विशालकाय जहाज के लिए ज़रूरी होती है। विशाखापत्तनम बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में राशन, मांस और सब्जियां खरीदी गईं ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूस ये खबर दे सकें कि विक्रांत इस समय विशाखापत्तनम में खड़ा है। भारी वायरलेस ट्रैफिक से पाकिस्तानियों को झांसा दिया गया कि वहां एक बहुत बड़ा पोत खड़ा हुआ है। गाजी के डूबने के कारणों के बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। शुरू में भारतीय नौसेना ने इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की कि उसके पोत INS राजपूत ने गाजी को डुबोया है। एक आशंका ये प्रकट की गई कि गाजी अपनी ही बनाई सुरंग पर गुजर गई। तीसरा अनुमान ये लगाया गया कि जिन बारूदी सुरंगों को पनडुब्बी लेकर चल रही थी उनमें अचानक विस्फोट हुआ और गाजी ने जल समाधि ले ली। चौथी संभावना ये व्यक्त की गई कि पनडुब्बी में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस जमा हो गई, जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हुआ। गाजी के अवशेषों की जांच करने वाली अधिकतर भारतीय अफसरों और गोताखोरों का मानना है कि चौथी संभावना में सबसे अधिक दम है। गाजी के मैसेज लॉग बुक से जितने भी संदेश भेजे गए थे उनमें अधिकतर में जिक्र था कि पनडुब्बी के अंदर जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है। गाजी अभी भी अपने तमाम रहस्यों के साथ विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहर समुद्री कीचड़ में धंसी हुई है। अमरीकियों ने गाजी को अपने खर्चे पर इस आधार पर समुद्र से बाहर निकालने का प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा था कि गाजी को उसने बनाया था और उसने उसे पाकिस्तान को लीज पर दिया था, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। रेहान फजल,